Hello CA final students. Today I am recording part number 3 of the audit of bank. So let us start. फिक्स एसेट कितने टाइप के होते हैं? एक तो प्रेमाइसेस जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर फिक्स एसेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो फिक्स एसेट्स के हमने टाइप समझ लिए. थर्ड शेड्यूल बताता है कि फिक्स एसेट इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन बीइंग द प्रेमाइसेस एंड द सेकंड वन बीइंग द अदर फिक्स एसेट्स. ठीक है, अब सेक्शन 9 क्या बोलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोलता है कि बैंकिंग कंपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी फॉर मोर देन 7 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर इट्स ओन यूज. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, बैंकिंग कंपनी को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम होल्डिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 7 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर इट्स ओन यूज. मतलब वो सिर्फ अपने ही यूज के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है फॉर अ पीरियड मोर देन 7 ईयर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो किसी बंदे ने रीपेमेंट नहीं करी और मैंने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया बैंक ने, ठीक है, तो बैंक ने लोन दिया था, उसने रीपेमेंट नहीं करी, तो उसने सिक्योरिटी के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी दी थी, तो बैंक ने कब्जा कर दिया. तो इसे या तो 7, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 ईयर्स के ज़्यादा होल्ड करना है तो या तो इसे फॉर इट्स ओन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, इसे बेचना पड़ेगा. तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 7 ईयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर अपन समझते हैं कि अब देखो फिक्स एसेट्स में क्या क्या चेक करना है. तो फिक्स एसेट्स के दो टाइप थे, प्रेमाइसेस एंड अदर फिक्स एसेट. तो हमें सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल कंपनी के नाम पे ही है. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, प्रेमाइसेस में हमें ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, एक्विजिशन चेक करना है. देखो जो एडिशन हो सकता है दो रूप में हो सकता है, या तो एक्विजिशन है या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, मतलब या खुद बनाया है या बाहर से खरीदा है. तो ओपनिंग बैलेंसेस प्लस एडिशन है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रेमाइसेस अदर फिक्स एसेट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाएगा. ठीक है, तो आपको सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लर्न करना है, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 ईयर्स तभी होल्ड कर सकते हैं व्हेन इट इज फॉर इट्स ओन यूज. ठीक है, ये भी अपना चलते हैं. ठीक है, अब अपन आते हैं कैपिटल. ठीक है, तो कैपिटल में क्या क्या है, कैपिटल में टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल. टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स, जो कि बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है एंड इट इज फुली अवेलेबल टू कवर द लॉस. ठीक है, तो बैंक की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल. ठीक है, दूसरा टीयर 2 क्या होता है, सर्टन रिजर्व्स एंड सर्टन टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट, उसे भी हम टीयर 2 कैपिटल में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, द लॉस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ टीयर 2 इज लोअर देन दैट ऑफ द टीयर 1. ठीक है, अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकालते हैं, हम डिवाइड करते हैं कैपिटल को डिवाइड विद द रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, तो देखो है ना, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइड विद द रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम. यहाँ पे ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी आते हैं, तो रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम. ठीक है ना, तो CRAR इज कंप्यूटेड एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड डिवाइड विद रिस्क वेटेड एसेट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनटू 100. ठीक है, तो मिनिमम CRAR कितना 9% का है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है. अब अपन चलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी में टीयर 1 टीयर 2 है ना. टीयर 1 में शेयर कैपिटल प्लस डिस्क्लोज रिजर्व्स, और टीयर 2 में सर्टन रिजर्व्स एंड सबऑर्डिनेटेड डेट्स. ये हमारा टीयर 2 कैपिटल हुआ. फॉर्मूला क्या हुआ, एलिजिबल कैपिटल फंड डिवाइड विद रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम मल्टीप्लाइड विद 100. मिनिमम CRAR 9%. अब अपन रिजर्व एंड सरप्लस समझते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या टाइप्स है, तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व जो बैंक को मेंटेन करने होते हैं, जैसे फिर कैपिटल रिजर्व. ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर रेवेन्यू रिजर्व्स एंड अदर रिजर्व्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हम IPCC में पढ़ते हैं. ठीक है, तो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये देखो क्या क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टैट्यूटरी रिजर्व. ठीक है, इनके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस चेक करना है, एडिशन चेक करना है, डिडक्शन चेक करना है और क्लोजिंग बैलेंस पे अराइव होना है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, एडिशंस को चेक करना है विद रेफरेंस टू बोर्ड रेजोल्यूशन एंड कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, कि क्या जो एडिशन हुआ है दैट इज इन कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, है ना. इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड शेयर प्रीमियम, कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड. ठीक है, अब अपन चलते हैं डिपॉजिट्स, है ना. तो रिजर्व्स में हमने क्या पढ़ा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेवेन्यू रिजर्व्स. ठीक है, अब अपन चलते हैं डिपॉजिट्स. अब देखो डिपॉजिट बड़ी सिंपल है, पहले तो आपको टाइप्स ऑफ डिपॉजिट समझना है. तो करंट एंड सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स हो गए. ठीक है, deposits designated in foreign securities and interest accrued but not due and KYC norms. अब इन्हीं से सारों से हमारे नीचे पॉइंट बनेंगे. तो डिपॉजिट्स करंट एंड सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी और नो योर कस्टमर नॉर्म्स. अब इससे हमारे ऑडिट के पॉइंट्स बनने वाले हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. ठीक है, और हमें पढ़ा था इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन टेस्ट चेक बेसिस, हमें इंटरेस्ट को चेक करना है ऑन टेस्ट चेक बेसिस पे. ठीक है, फॉरेन करेंसी
डिपॉजिट्स को हमें देखना है कि क्या वो इंडियन रुपीज़ में सही तरीके से कन्वर्ट हुए हैं, और जो भी रिजल्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करना है बाय कंसिडरिंग 360 डेज इन अ ईयर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिपॉजिट्स, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द हेड डिपॉजिट बट रादर शुड बी शोन एज अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रेलेवेंट डिपॉजिट्स बट इट इज शोन एज अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, एंड हमें केवाईसी नॉर्म्स का कंप्लायंस करना है। तो अगर मैं बोलूँ इंटरेस्ट को हमें टेस्ट शेट बेसिस पे चेक करना है, टेस्ट शेट बेसिस पे हमें चेक करना है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू को डिपॉजिट्स नहीं शो कर दिया, हमें प्रोविजन अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन शो करना है। फिर इंटरेस्ट को हमें 360 दिन बेसिस पर कैलकुलेट करना है। फॉरेन करेंसी में हमें इंडियन करेंसी में सबसे मतलब तरीके से जो रेट वाली है, मॉनेटरी आइटम वाली रेट है, उससे यूज़ कर दिया करना है। रिजल्टेंट जो गेन या लॉस आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, और हमें केवाईसी नॉर्म्स का भी पालन करना है। ये तो ऊपर वाले पॉइंट से आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है बैलेंसेस जो डिपॉजिट अकाउंट में आ रहा है, ठीक है ना। और हमें देखना है कि क्या सब्सिडरी लेजर का बैलेंस जीएल से टैली हो रहा है ना। हमें बैलेंस कंफर्मेशन ऑब्टेन करने हैं। अगर कोई डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट में, डेबिट बैलेंस मीन्स बैंक को पैसा लेना है कस्टमर से, तो इट इज़ द एसेट ऑफ द बैंक, ठीक है। तो अब अपन को ये जो डेबिट बैलेंस है, इट शुड नॉट बी नेटेड ऑफ बट रादर शुड बी शोन एज एन एसेट अंडर द हेड एडवांसेस, ठीक है। तो मैंने बैंक का ये एसेट है कि बैंक ने एडवांस दिया है, तो दिस शुड नॉट बी नेटेड ऑफ विद द लाइबिलिटी बट शुड बी शोन सेपरेटली एज एडवांसेस। और इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को तभी रिवाइव किया गया है ओनली विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फिर हमारा आता है डिपॉजिट्स, 1 मिनट अपन चलते हैं, है ना। तो ये हमारा ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कवर, ठीक है। इन एग्जामाइन दी इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट अकाउंट्स केयरफुली, ये सारा पॉइंट हो जाता है। अब अपन चलते हैं बोरेंस के ऊपर। बोरेंस देखो, बोरेंस फ्रॉम इंडिया हो सकती है, बोरेंस आउटसाइड इंडिया हो सकती है। तो बोरेंस फ्रॉम इंडिया किसके हो सकती है, आरबीआई से हो सकती है, अदर बैंक से हो सकती है, अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसी से होती है। तो हमें इस बोरेंस को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोरेंस के अंदर क्लासीफाई करना है। अब हम देखो बोरेंस का कैसे ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। तो हम सबसे पहले कन्फर्मेशंस लेंगे, ऐसे 505 का कंप्लायंस करेंगे। एक चीज़ होती है री डिस्काउंट। मान लो मैंने बिल, एक बैंक ने कस्टमर के बिल को डिस्काउंट कराया, अब यही बैंक ये वाला बिल अब दूसरे बैंक से री डिस्काउंट करा रहा है, तो अब क्या हुआ, इस वाले बैंक को भी पैसा मिलेगा। तो री डिस्काउंट इज नॉट माई बोरेंस, है ना। आपको ये समझना है कि जो री डिस्काउंट है, री डिस्काउंट डज नॉट फिगर अंडर दिस हेड, मतलब बोरेंस के अंदर री डिस्काउंट नहीं आता। तो अगर मैं बोलूँ हमें कंफर्मेशन लेनी है ऐसे 505 के हिसाब से, फिर हमें मतलब री डिस्काउंट और री फिनेंस के अंदर डिफरेंस समझना है। री डिस्काउंट क्या होता है, री डिस्काउंट हो गया मतलब बिल मैंने डिस्काउंट किया था और मैं उसे वापसी डिस्काउंट करा रहा हूँ, तो ये हुआ दिस इज नॉट माई बोरेंस बट री फाइनेंस इज माई बोरोइंग, ये हमारा पॉइंट है। अब देखो, अब हमने मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस देखा था पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें क्या था, बोरोइंग ऑफ मनी एट शॉर्ट एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस वो प्रॉपर्ली ऑथराइज होना चाहिए। तो बैंक अगर बोरो कर रही है एट मतलब शॉर्ट नोटिस पे, मतलब मनी एट कॉल, उसमें मैंने बताया था ना, बैंक को अगर अर्जेंट बेसिस पे पैसा चाहिए तो बैंक बोरो कर लेती है, इट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथराइज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ सच बोरोइंग शुड ऑल्सो बी एग्जामिन्ड। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। और देखो, ब्रांच को ऑथराइज करना चाहिए हेड ऑफिस से अगर उसने ब्रांच लेवल पे बोरोइंग करनी है टू बोरो और रिटेन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ब्रांच, अगर ब्रांच का मैं ऑडिटर हूँ तो मुझे देखना है कि ब्रांच को क्या ऑथराइज किया गया है बाय द हेड ऑफिस टू बोरो। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ कन्फर्मेशंस ऐसे 505, फिर हमारा आता है पॉइंट री डिस्काउंट वर्सेस री फाइनेंस एंड बोरिंग ऑफ मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अगर ब्रांच बोरो कर रही है तो इट शुड हैव एन अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है। फिर अपन चलते अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, जैसे इसमें आ गया बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, डिपॉजिट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द हेडिंग डिपॉजिट्स बट रादर शुड बी शोन एज अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। फिर हमारा आ जाता है अदर्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस। तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो सिर्फ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का क्या मतलब, अगर मान लो कोई बैंक ड्राफ्ट इशू करती है, ट्रेवलर्स चेक, जो कि वो बंदा जो जिस बंदे को वो इशू हो रहा है वो कहीं किसी दूसरी बैंक में जाके जमा करा के पैसे ले सकता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो बैंक ने मेरे से पैसा ले लिया और वो अब उसे कहाँ देना, दूसरे बैंक को देना है। तो ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, तो हमें देखना है कि जो ड्राफ्ट है, ट्रैवलर्स चेक है, वो स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म्स में है या नहीं है। तो ड्राफ्ट और ट्रैवलर्स चेक इनका स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, तो वो क्या उसी फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। क्या वो किसी प्रॉपर कस्टडी में है ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, क्या वो कस्टडी में है ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, क्या रिलायबल, मतलब अब देखो, अब जब भी डिमांड ड्राफ्ट बना, ठीक है, अब इसकी पेमेंट किसी होनी, उस दूसरी ब्रांच को होनी पेमेंट, तो क्या करेगा, ये प्राइवेट कोड के थ्रू दूसरी ब्रांच को बताएगा। तो द बैंक शुड हैव अ रिलायबल प्राइवेट कोड नोन ओनली टू द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ इट्स ब्रांचेस। तो वो
वो दूसरी ब्रांच को मतलब प्राइवेट कोड देगा जिसके जिसके थ्रू ड्राफ्ट की पेमेंट होगी। तो इट शुड बी इन द कस्टडी, मतलब देखो जो ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक है वो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कस्टडी में होनी चाहिए, और जो प्राइवेट कोड है वो भी रिस्पॉन्सिबल बंदे की कस्टडी में होने चाहिए। अब देखो जो बंदे ने डिमांड ड्राफ्ट रिसीव किया, जैसे मान लो आईसीआई ब्रांच ने रिसीव किया डिमांड ड्राफ्ट, हमने आईसीआई नाम पे डीडी बनाया था, अब वो आईसीआई ब्रांच ने रिसीव किया, तो उसमें जो साइन है वो चेक करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सिग्नेचर बुक, है ना, सिग्नेचर बुक, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। और जैसे ही इस ब्रांच ने डीडी इशू किया, लेट सपोज यूको बैंक के पास गया, मैंने बोला आप आईसीआई के ऊपर डीडी बना दो, ठीक है, आईसीआई ब्रांच है लेट सपोज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो यूको बैंक जैसे ही डीडी इशू करेगा वो एडवाइस देगा, ठीक है। तो ऑल दी टीटी एंड डिमांड ड्राफ्ट इशूड बाय ए ब्रांच शुड बी इमीडिएटली कंफर्म बाय द एडवाइजेस टू द ब्रांचेस कंसर्न, ठीक है। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है, वो ब्रांच तभी पेमेंट करेगी जब द पेइंग ब्रांच शुड सेंड अ डेबिट एडवाइस टू द ओरिजिनेटिंग ब्रांच। ऑब्वियस सी बात है, जो पेइंग ब्रांच है वो पैसा इससे मांगेगी ओरिजिनेटिंग ब्रांच से, तो ओरिजिनेटिंग ब्रांच को वो कह रही है डेबिट, क्योंकि वो उससे पैसा लेना है, तो उसका वो डेटर बन गया, है ना। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक के ऊपर हमारा प्रॉपर कस्टडी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म्स में होना चाहिए, रिलायबल प्राइवेट कोड सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को पता होना चाहिए, और फिर एडवाइस जानी चाहिए, और जो पेइंग ब्रांच है वो डेबिट मार देगी टू द ओरिजिनेटिंग ब्रांच, एंड सिग्नेचर ऑन डीडीओ मैच किया जाना चाहिए। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड, है ना, इंटरेस्ट अक्रूड वो आपको मैंने बता ही दिया था। It is not included within deposits but rather shown as interest accrued but not due under the head other liabilities and provision। अब अपन चलते contingent liability, ये similar point है, claims against the bank not acknowledged as debt, liability for the partly paid up investment, liability on account of outstanding forward exchange contract। forward exchange contract में मतलब मान लो मुझे डॉलर सेल करना है या डॉलर बाई करना है, तो इसकी वजह से जो लाइबिलिटी आ रही वो, ठीक है। गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेट सपोज गारंटीज मैंने दे रखी है किसी और बंदे के बिहाफ में, बैंक को मैंने XYZ बंदे के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है, या फिर एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन, जैसे मान लो लेट सपोज मैंने LC इशू कर रखी है, तो एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन, अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिजेंटली लायबल। तो गारंटीज, एक्सेप्टेंसेस, आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली पेड अप एंड क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, और बिल्स फॉर कलेक्शन भी एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का हिस्सा है, क्योंकि जिसमें मान लो डेटर ने मतलब जैसे लेट सपोज XYZ मेरा कस्टमर है, उसने मुझे बोला कि आप मेरे बिहाफ पे बिल कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बैंक के लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है कि जैसे ही पैसा रियलाइज होगा मुझे वो डेटर को देना पड़ेगा। तो ये वाला फंडा है, ये लायबिलिटी नहीं है बट इट्स अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब अपन चलते हैं कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में हमें क्या क्या चेक करना है। तो देखो नॉन फंड फैसिलिटी, नॉन फंड फैसिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे गारंटीज, इसमें बैंक का आउटफ्लो आज नहीं होता लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, उसे बोलते हैं नॉन फंड फैसिलिटी। तो नॉन फंड फैसिलिटी जैसे बैंक ने गारंटी दी, तो ये सिर्फ अपने रेगुलर बंदों को दी जानी चाहिए, ठीक है। और अगर नॉन रेगुलर को दी जा रही है, अगर है ना, बैंक हैज एक्सटेंडेड एनी नॉन फंड फैसिलिटी टू अदर देन इट्स रेगुलर कस्टमर, तो उसकी प्रॉपर फिनेंशियल पोजीशन के बारे में उसे इंक्वायर करना चाहिए। तो वैसे तो ये रेगुलर कस्टमर को दी जानी चाहिए, लेकिन अगर नॉन रेगुलर कस्टमर को भी दी जानी चाहिए तो वो उसकी प्रॉपर फिनेंशियल पोजीशन की इंक्वायरी के बाद देनी चाहिए। इसके ऊपर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना, एंड इट शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज, है ना। फिर अपन चलते LC मतलब हमारी बैंक ने इशू कर रखा है किसी फॉरेन सेलर के लिए। जैसे लेट सपोज LC क्या होता है, जैसे मान लो सेलर है वहाँ पे, यहाँ पे इंपोर्टर है। अब इंपोर्टर ने लोकल बैंक के पास आया, मेरे को बोला कि जैसे ही वो माल शिफ्ट कर देगा मुझे पेमेंट कर दिए। तो जो LC है वो क्या है, LC इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, द पेमेंट टू द ओवरसीज इज मेड बेस्ड ऑन द शिपिंग डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, जैसे बिल ऑफ लैडिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, तो देन आई मीन्स बैंक हैव टू पे फॉर द LCs। तो ये इसके कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। फिर हमें देखना है कि क्या कंप्लीटनेस है। देखो अब असर्शंस देखो कौन कौन सी है, क्या कंटिजेंट लायबिलिटी कंप्लीट है, क्या वो रीजनेबल है, रीजनेबलनेस ऑफ द ईयर एंड अमाउंट ऑफ द कंटिजेंट लायबिलिटी इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस सालों में क्या थी और इस साल क्या थी, है ना। और कंफर्ट लेटर्स अगर इशू किए हैं बैंक ने, दैट शुड बी शोन एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अगर बैंक ने कंफर्ट लेटर दिया है कि अगर ये पेमेंट नहीं आता तो मैं कर दूंगा, तो कंफर्ट लेटर भी इज काइंड ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो अगर मैं बोलूँ कि रेगुलर कस्टमर्स को देना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए, प्रॉपरली ऑथराइज होनी चाहिए। अगर LC है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, तो LC अगर मैंने इशू कर रखी फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, द पेमेंट टू द सप्लायर इज बेस्ड ऑन द शिपिंग डॉक्यूमेंट। फिर कंप्लीटनेस चेक करना है और हमें देखना है कि क्या सारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आ गई है। कंफर्ट लेटर्स
और कंफर्ट लेटर्स को भी हमें कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मानना है, और अगर इसने अपने नॉन रेगुलर कस्टमर को दिया है तो इसकी फिनेंशियल पोजीशन के बारे में इंक्वायर करे। तो क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस डेट, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, हमें क्या वेरीफाई करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद द लॉयर कि हमें ये पता चल जाएंगे कौन कौन से क्लेम्स है कंपनी के ऊपर। फिर हमें मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग को वेरीफाई करना है जिसमें लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस ले डाउन होती है, तो हम उन्हें वेरीफाई करेंगे, लिस्ट ऑफ पेंडिंग लीगल केसेस, है ना। फिर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट की जो स्टेटस ऑफ क्लेम्स, वो ईयर एंड पे फाइल बनती है कि क्या स्टेटस है इन क्लेम्स का, तो असर्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट द स्टेटस ऑफ द क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एज एट द एंड ऑफ द ईयर, कि उन क्लेम्स का क्या स्टेटस है। यहाँ पे देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग से हम क्या उठा सकते हैं, लिस्ट ऑफ पेंडिंग लीगल केसेस, हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकते हैं विद द लॉयर्स, है ना। और हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो अमाउंट जो हमने शो किया एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो मतलब जैसे मान लो अगर आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो जो लीगल केस है हमारे अगेंस्ट चला गया, तब तो हम प्रोविजन बना देंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं उसका अमाउंट डिस्क्लोज कर देंगे एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो ये फंडा है। तो अगर बाद में मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ आपको, कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेंगे हम, फिर हम मिनट्स ऑफ मीटिंग्स देख लेंगे, और मैनेजमेंट से हम स्टेटस ऑफ क्लेम पूछेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग है एज एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को हम रिव्यू कर लेंगे। अब अपन आते हैं लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नेट पोजीशन। नेट पोजीशन का मतलब क्या, अगर मान लो मैंने डॉलर बेचने भी और डॉलर खरीदने भी है फ्यूचर में, तो जो नेट बची ना पोजीशन, वो देखनी है। तो हमें देखना है कि क्या जो वो नेट पोजीशन है ना, वो नॉर्मली क्या होनी चाहिए, जैसे जो जितना बेचना जितना खरीदना वो नॉर्मली स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। द पोजीशन इज जनरली स्क्वायर्ड ऑफ एंड नॉट अनकवर्ड बाय ए सब्सटैंशियल अमाउंट, और जो अनकवर्ड अमाउंट होना चाहिए वो सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ वो जनरली स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी अनकवर्ड बाय ए सब्सटैंशियल अमाउंट, ठीक है। और ये जो नेट पोजीशन हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करेंगे, हमें इसे वेरीफाई करना है विद द रिपोर्ट ऑफ द बैक ऑफिस। तो जो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन की रिपोर्ट जो बनाएगा बैक ऑफिस बनाएगा, उसे हमें टैली करना है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम फॉरेन नेट पोजीशन हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट कवर हो जाता है। क्लेम्स हमने कवर कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज वाले आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर ली। अब अपन पढ़ेंगे गारंटीज एंड एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं सबसे पहले गारंटीज के बारे में। गारंटी में क्या है हमें सबसे पहले ही समझना है। तो सबसे पहले तो हमें इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं ओवर द इश्यूएंस ऑफ द गारंटी। तो हमें इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं, ठीक है। हमें देखना है कि हमें अपनी लिमिट सेंशन के वेदर द एडहेरेंस टू द लिमिट सेंशन फॉर द गारंटीज इंश्योर्ड, मतलब जो गारंटी की जो लिमिट है उसी अंदर वो दिया गया है, क्या मार्जिन हमने लिए। तो ऑब्वियसली बात है हम गारंटी दे रहे तो हम ऑब्वियसली बात है सामने वाले बंदे से मार्जिन लेंगे, तो क्या हमने मार्जिन लिया है या नहीं लिया है। तो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, मार्जिन हमने लिए हैं या नहीं किए। क्या हमारे एडिक्वेट कंट्रोल्स है ओवर द फॉर्म, ठीक है, गारंटी फॉर्म्स ओवर द अनयूज गारंटी फॉर्म, उनकी प्रॉपर कस्टडी होनी चाहिए बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, है ना। और उनका स्टॉक ऑफ फॉर्म शुड बी पीरियडिकली टेकन, ठीक है। पता चले बंदों ने मतलब बिना बैंक के जाने हुए गारंटी फॉर्म्स बाहर निकाल दिए, मतलब जिसके बेसिस पे बैंक के ऊपर कभी भी क्लेम आ सकता है। फिर हम देखेंगे कि गारंटी रजिस्टर हम वेरीफाई करेंगे, उसमें हम देखेंगे कोई भी जो गारंटी एक्सपायर हो रही है क्या वो तो नहीं आ रही उसके अंदर, ठीक है। एग्जामिन द गारंटी रजिस्टर टू सीक एविडेंस वेदर द मार्किंग ऑफ द एक्सपायर गारंटी इज बिन फॉलोड और नॉट, मतलब जैसे गारंटी रजिस्टर से बाहर निकाल देना चाहिए अगर वो गारंटी एक्सपायर हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि जितनी भी गारंटी रजिस्टर में आज भी एंट्री जो आ रही है उन सब का टोटल दैट शुड बी डिस्क्लोज एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो check the relevant guarantee register with the list of the outstanding guarantee that all outstanding guarantees are included in the amount disclosed in this behalf। तो जितनी भी outstanding guarantees है उसे हमें एज ए contingent liability शो करना है ना। एक्सपायर्ड गारंटीज को हमें इंक्लूड नहीं करना है। और अगर मान लो कोई गारंटी या रेस्पेक्ट में क्लेम आ चुका है, मतलब मान लो गारंटी उसने ऑनर नहीं किया सामने वाले बंदे ने जिसके फेवर में मैंने गारंटी इशू करी थी, लेट सपोज ए बैंक के पास आया और बैंक ने बी के फेवर में गारंटी इशू करी। अब ए ने बी के लिए काम नहीं किया तो अब बी बैंक के पास आ रहा है और बैंक को बोल रहा है कि भाई जी पैसे दो। तो अब देखो अब ये क्या है, अब अगर क्लेम आता है, इफ अ क्लेम हैज अराइजन, तो उसके लिए प्रोविजन बनना चाहिए, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द AS 29। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है खत्म। तो गारंटीज में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ कंट्रोल्स होने चाहिए, किसके ऊपर कंट्रोल्स होनी चाहिए ओवर द गारंटी फॉर्म्स एज वेल एज हमें प्रॉपर मतलब सैंक्शन उन सब के ऑथराइजेशन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स होनी चाहिए ओवर द इश्यूएंस ऑफ गारंटीज, ठीक है। ये कंट्रोल्स पॉइंट हो गया। फिर गारंटी रजिस्टर में पुरानी गारंटीज मार्क ऑफ हो जानी चाहिए और आउटस्टैंडिंग जो गारंटीज है वो हमें एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है। अगर किसी गारंटी या क्लेम में गारंटी या रिस्पेक्ट में क्लेम आया तो उसे हमें एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो करना चाहिए। अब अपन चलते हैं एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। ये क्या है, तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट ये है कि एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए ओवर द इशू ऑफ LC या फिर कस्टडी ऑफ अनयूज्ड LC फॉर्म, दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है ना। एज इन द केस सेम एज इन द केस ऑफ गारंटी, जो हम उसमें करते थे वही हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो अब हमें बैलेंसेस ऑफ LCO वेरीफाई करना है फ्रॉम द रजिस्टर, है ना। द रजिस्टर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द LC एंड द पेमेंट्स मेड अंडर देम। तो वो
बताएगा कि इतना एलसी अमाउंट था, इतना एलसी ओपन हुई थी एंड इतनी हमने पेमेंट कर दी। तो जितनी पेमेंट कर दी तो देखिए जितना अमाउंट था, जितनी ही एलसी ओपन हुई थी माइनस जितनी पेमेंट कर दी, दैट शुड बी माई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, है ना। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है ना। तो अब देखो वेदर द बैंक हैज इनकर्ड अ पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स ऑफ कंफर्ट, तो क्या इस वजह से कोई बैंक की, क्योंकि वो अगर मान लो अगर कोई ऑब्लिगेशन आ गई दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर मतलब एज अ लाइबिलिटी एंड द बैलेंस शुड बी ट्रीटेड एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। मतलब मान लो 100 रुपये एलसी थी, ठीक है, जिसमें से 50 रुपये ही पेमेंट करने की लाइबिलिटी आ चुकी है, तो अब बैंक क्या करेगा, 50 रुपये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेगा, ये पॉइंट है अपना, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो एलसी में सिमिलर वही पॉइंट है, कंट्रोल्स होनी चाहिए ओवर द इशू ऑफ एलसी एंड कस्टडी ऑफ अनयूज्ड एलसी और बैलेंस ऑफ एलसी, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ एलसी जो है फ्रॉम दी, वो हम रजिस्टर से चेक करेंगे, रजिस्टर बताएगा अमाउंट ऑफ एलसी क्रेडिट्स एंड द पेमेंट्स मेड अंडर देम, और जो बैलेंस बचेगा वो क्या है हमारा एलसी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये हमारा पॉइंट आ जाता है खत्म। अब देखो अदर आइटम्स फॉर विच कॉन्टिजेंट की लायबिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन आते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। अब देखो बैंक के पास किसी XYZ बंदे ने बोला कि मैंने ये सेल करी थी, आप उस बंदे से ये पैसा कलेक्ट कर लीजिए। लेट सपोज ए ने सेल करी थी बी को और ए आया बैंक के पास और बोला कि आप मेरे बिहाफ पे बी से पैसा कलेक्ट कर लीजिए। तो जो देखो सबसे पहले जब ए मुझे अपने डॉक्यूमेंट देगा, अभी हमने पहले पढ़ा था, तो सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइट मतलब डॉक्यूमेंट सारे अपने मुझे देगा, ठीक है, बिल्स कलेक्शन के लिए। तो हमें देखना है कि, और उसकी हम रजिस्टर में एंट्री डालेंगे। तो जो अब हम जो बिल कलेक्शन के लिए जा रहे हैं उसे हम वेरीफाई करेंगे विद रेफरेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर मेंटेन, जिसमें एंट्री के समय एंट्री हुई थी, मतलब जब वो बिल आया था बैंक के पास तो तब उन्होंने एंट्री करी थी, तो हम उससे रिकनसाइल करेंगे, है ना। अब हम ये चेक करेंगे कलेक्शन मेड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट, कि उससे हमें ये फर्दर एविडेंस मिलेगा कि जो अमाउंट था वो एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट था। तो अगर मान लो बिल्स फॉर कलेक्शन अगर मतलब है आउटस्टैंडिंग है, अगर एज ऑन दैट डेट है, तो उसकी मतलब वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मतलब बैंक के लिए क्या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हुई। जैसे ही वो पैसा रियलाइज होगा, बैंक को ये पैसा किसे देना है, कस्टमर को देना है। तो अगर मान लो ये अपन आते बैलेंस शीट डेट पे आते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन होगा तो इसका अपन को मतलब समझ आएगा कि दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब देखो अब एंट्री क्या होगी, जब बिल्स फॉर कलेक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक बोलेगा कि मुझे पैसा देना है ए को जिसने ओरिजिनली माल दिया था बी को, तो हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि मुझे पैसा किसे देना है, मैं क्या करूँगा क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट इन द पार्टी ऑन हुज बिहाफ ए बिल हैज़ बिन कलेक्टेड। तो जिसके बिहाफ पे मैंने कलेक्ट किया फिर ये मेरी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी से नॉर्मल लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना, जैसे ये बिल कलेक्ट हो जाता है। और ऑब्वियस ही बात है हमारे पास एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होनी चाहिए, है ना, वो जो कि डेबिट करेगा कस्टमर अकाउंट को। अब डेबिट क्यों हो रहा है कस्टमर का अकाउंट, अपना कमीशन चार्ज कर, बैंक इसके लिए कमीशन भी तो चार्ज करेगा विद द अमाउंट ऑफ द बैंक कमीशन एज सून एज द बिल इज कलेक्टेड। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो देखो जब मैं आउटवर्ड बिल ऑफ कलेक्शन भेज रहा हूँ, बैंक जब कलेक्शन के लिए भेज रहा है तो उसे रजिस्टर से वेरीफाई करना है, हमें रजिस्टर से वेरीफाई करना है। और हम सब्सिक्वेंट पेमेंट्स को देख सकते हैं कि बिल्स फॉर कलेक्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये भी हमारा पॉइंट हो गया। अब हम क्रेडिट कभी करेंगे पार्टी हो जब हमें पैसा रियलाइज हो गया, ठीक है ना, फॉर क्रेडिट इन द पार्टी ऑन हुज बिहाफ बिल हैज बीन दैट दिस प्रोसीजर इज इन कॉन्सोनेंस विद द नेचर ऑफ, मतलब बस सिंपल सी बात है, हम क्रेडिट कभी करेंगे जब पैसा रियलाइज हो जाएगा। और एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए जहाँ पे बैंक डेबिट करेगा कस्टमर को फॉर द पर्पस ऑफ हिज कमीशन, तो वो क्या करेगा, वो कमीशन को बुक कर लेगा। अगर मान लो नो इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज, उस पर इनकम नहीं रिकॉग्नाइज होनी चाहिए अगर बिल्स फॉर कलेक्शन आउटस्टैंडिंग है। नो इनकम हैज बीन अक्रूड इन द अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि इसकी इनकम तभी बुक हो सकती है जब मैंने बिल्स एक्चुअल में कलेक्ट कर दिया, तभी मैं कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर सकता हूँ। तो ये भी हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। अब अपन चलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो देखो और नेशनलाइज बैंक की रिपोर्ट किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। सिमिलर बेसिस पे SBI की रिपोर्ट जाएगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी ट्रू बैलेंस दे रहा है ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो भी ऑडिटर ने एक्सप्लेनेशन या इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो दी गई है और वो सेटिस्फैक्ट्री है। और जो भी ट्रांजेक्शन बैंक ने किए थे वो दैट इज विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक, और मुझे प्रॉपर रिटर्न्स रिसीव हुई थी फ्रॉम द ब्रांचेस एंड आई हैव फाउंड इट एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। और कोई ऐसा अदर मैटर जो कि मुझे लगता है कि मुझे नोटिस में लाना चाहिए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि नेशनलाइज बैंक के केस में किससे जाती है रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और SBI के केस में भी कहा जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर मैं बोलूँ बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू, पावर्स के अंदर हुआ है, रिटर्न्स मुझे रिसीव हुई थी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में लाऊं, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700, 705, 705, 706, 710, 720 के हिसाब से हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में हम ये भी बताएंगे जो ब्रांचेस अनऑडिटेड थी उनका टोटल
एडवांसेस क्या है, डिपॉजिट्स क्या है, मतलब सिर्फ मैं हम उनका नंबर ना बता के ऑडिटर शुड एंश्योर दैट नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ द अनऑडिटेड ब्रांचेस, लेकिन हमें उसमें क्या क्या बताना है, सब कुछ बताना है हमें उसके अंदर। तो हमें नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस के साथ साथ एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी हमें बताना है। ये हो गया हमारा। फिर हमें देखो ऑडिट रिपोर्टिंग में देखो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट हुआ, ऐसे फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हमारा ऐसे सारे एसेस कंप्लाई होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंकिंग कंपनी है तो हमें 143 का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। कारो अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 1, मतलब देखो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर बैंकिंग कंपनी है तो 143 प्लस साथ साथ में ऊपर वाली चीज़ें कौन कौन सी, ऐसे 700, 705, 710, 720, ये तो करना ही करना है। फिर अब देखो 143 के ही 143 के अंदर रूल 11 आया था जिसमें ये बताया था कि बैंक को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बैंक ने प्रोविजन बनाया है ऑफ द मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस ऑन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, तो एज पर लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसने प्रोविजन बनाया है। और क्या IEPF में उसने अमाउंट वेदर देयर इज एनी डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट्स टू द IEPF, तो ये भी हमारा एक पॉइंट था। तो क्या प्रोविजन बनाया है, क्या उसने इम्पैक्ट को डिस्क्लोज किया है ऑफ दी पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो LFAR में क्या होता है, LFAR में 30 जून तक हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। वैसे तो LFAR में एग्जीक्यूटिव समरी इंक्लूड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। LFAR डज नॉट रिक्वायर एन एग्जीक्यूटिव समरी टू बी गिवन, लेकिन ICAI ये बोलता है कि आपको अगर आप चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। मेंबर्स में कंसीडर, ICAI अपने मेंबर्स को ये बोलता है, मैं कंसीडर प्रोवाइडिंग द सेम टू ब्रिंग आउट द की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द होल डॉक्यूमेंट। वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप दे सकते हो। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमने SA 700, 710, 705, 706 ये सारे पढ़े। फिर साथ साथ में हमें 143 पढ़ा, फिर 143 का रूल 11 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा LFAR। अब हम पढ़ रहे अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जहाँ पे RBI ने एक सर्कुलर दे रखा है रिलेटिंग टू किस चीज़ का है, ये फ्रॉड से रिलेटेड है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द घोष कमेटी, वैसे ये घोष एंड जिलानी कमेटी ये रिकमेंडेशन के बाद आई थी, तो क्या है रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक फ्रॉड अप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है, रिगार्डिंग द लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल कंडक्ट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एंड नीड टू रिपोर्ट फ्रॉड। तो हम देखो पहले हम रिपोर्टिंग इसलिए नहीं करते थे, देखो हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को नहीं डिस्क्लोज कर सकते, तो नॉन डिस्क्लोजर, लेकिन अगर कोई लॉ रिक्वायर करे तो हम कर सकते हैं, ऐसा लिखा है हमारे ऐसे 250 में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड फ्रॉड, इसके लिए ये एक सर्कुलर लाया था जिसमें ये बता रखा है कि हमें कब कब हमें डिस्क्लोज करना चाहिए एंड द नीड टू रिपोर्ट फ्रॉड। तो ये वाला एक प्रोविजन है जो हमें माइंड में रखना है। साथ साथ में फ्रॉड के लिए 143(12) भी याद रखना है और प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जैसे कि SA 240 भी हमें माइंड में रखना है। तो ये फ्रॉड से रिलेटेड, मतलब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारा फ्रॉड से रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे, 143(12), SA 240 एंड SA 240 के साथ साथ हमारा कि RBI की जो कमेटी ने बोला था ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑन दी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है, ऑन दी लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बैंक फ्रॉड, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब अपन चलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है। कॉन्करेंट मीन्स साथ साथ में होना, ठीक है। इट इज़ एन ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, कॉन्करेंटली एज दे हैपन विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो कॉन्करेंटली एज द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसका इट इज़ नॉट अ प्री ऑडिट, मतलब प्री ऑडिट मतलब क्या होता है, ऑडिट से पहले वाली चीज़ नहीं है, ये क्या हो रहा है साथ साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम आफ्टर द सेम टेक्स प्लेस। इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या है कि हम ऑडिट करें या वेरीफाई करें, इट इज़ एन ऑडिट कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो कॉन्करेंटली हम उसे वेरीफाई करें एज द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट ऑडिट है। स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट में बड़ा सिंपल है, कैश आता है, सबसे पहले कैश आता है, डिपॉजिट्स आते हैं, फिर एडवांसेज आते हैं, फिर देखो पैसे डिपॉजिट्स के थ्रू उठाते हैं, फिर एडवांस देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन एक्सचेंज एसेट में भी कर सकते हैं और हाउस कीपिंग एंड अदर आइटम्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कैश डिपॉजिट से आया, ठीक है, फिर मैंने उसे एडवांस दिया या फिर इन्वेस्टमेंट्स में लगाया है और उससे फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आया और हाउस कीपिंग एंड अदर आइटम्स इज माय अदर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम इन कमर्शियल बैंक ये कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कवरेज ऑफ बिजनेस या ब्रांचेस जिसे कॉन्करेंट ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटलीस्ट बैंक को अपनी 50% ऑफ द एडवांसेस एंड 50% ऑफ द डिपॉजिट्स का कॉन्करेंट ऑडिट करवाना ही कराना
पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो उन्हें और मतलब 50% ऑफ दी डिपॉजिट्स एंड 50% ऑफ दी एडवांसेस का ऑडिट तो करवाना ही कराना पड़ेगा, और उसमें से भी पर्टिकुलरली इन सब का तो कराना ही कराना पड़ेगा, है ना। एंश्योर दैट द कवरेज एनकम्पासेस द फॉलोइंग कंसिडरेशन, मतलब जैसे जैसे मान लो अगर कोई बहुत बड़ी ब्रांच है, लार्ज एंड वेरी लार्ज ब्रांचेस, या फिर कोई हेड ऑफिस है, तो इनका तो कॉन्करेंट ऑडिट होना ही होना चाहिए। या कि जो ब्रांच डील कर रही है फॉरेन एक्सचेंज से, या फिर जिस ब्रांच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लार्ज प्रॉब्लम ब्रांचेस रेटेड एज पुअर और वेरी पुअर, ठीक है। या फिर एनी अदर ब्रांचेस जो कि बैंक के ओपिनियन में उसे लगता है ये कॉन्करेंट ऑडिट कराना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ वेरी लार्ज ब्रांचेस, पुअरली रेटेड ब्रांचेस, ठीक है, स्पेशल ब्रांचेस जिसमें फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन होते हैं, या हेड ऑफिस ब्रांच, तो इन्हें कॉन्करेंट ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा, है ना। और 50% ऑफ द डिपॉजिट्स एंड 50% ऑफ द एडवांसेस शुड बी नॉर्मली कवर्ड। अब अपन देखो, अब अपन कॉन्करेंट ऑडिट में कौन कौन से एरिया वेरीफाई करते थे? कैश, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स। कैश, डिपॉजिट्स, एडवांसेस हमारा इन्वेस्टमेंट्स हो गया। फिर हम क्या क्या वेरीफाई करते थे? फॉरेन एक्सचेंज और हमारा हाउस कीपिंग आइटम्स एंड अदर आइटम्स। तो अब इनके हम ऑडिट प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। तो कैश में हमें क्या समझना है? तो हमें डेली कैश ट्रांजेक्शन को ध्यान देना है, और उसमें कोई एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, या हाई वैल्यू आइटम तो नहीं है, मतलब डेली। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है? जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती है वैसे वैसे ऑडिट। तो इसमें डेली कैश ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, कवर हो गया। विद एबनॉर्मल या हाई कैश जो भी है वो देखना है हमें, ठीक है। हमें इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस को प्रॉपर, क्या उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है ऑफ द इनवर्ड एंड द आउटवर्ड कैश रेमिटेंस, ठीक है। और जो करेंसी चेस्ट में जो ट्रांजेक्शन हुई है, क्या उसके प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग हुई है, और साथ साथ में अगर उसमें कोई फ्रॉड मिला या कुछ पैसा नहीं मिला तो क्या उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई है, और क्या जिस मतलब कैश पेमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट है उसे ध्यान देना। तो मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो हमें एबनॉर्मल या हाई वैल्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर ध्यान देना है। कैश पेमेंट जिसकी साइजेबल अमाउंट है उसके ऊपर ध्यान देना है। क्या इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस की प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई है? प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है किसी करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन की, ये हमारा पॉइंट आ जाता है। अब अपन चलते इन्वेस्टमेंट्स के। तो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ? परचेज और सेल, है ना। तो परचेज एंड सेल क्या होना चाहिए? डेलीगेटेड पावर के हिसाब से होना चाहिए। क्या वो फिजिकली हमारे पास है? फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमें जैसे बैंक से कंफर्मेशन लेनी चाहिए जैसे रिगार्डिंग BR, ठीक है। तो क्या ब्रांच ने कंप्लाई किया विद द RBI या हेड ऑफिस गाइडलाइन विद रिगार्डिंग टू BR, ठीक है। और सेल और परचेज किस हिसाब से होनी चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू देयर डेलीगेटेड पावर, ठीक है। और सेल और परचेज जो होनी चाहिए वो एट द रेट्स बेनिफिशियल टू द बैंक होनी चाहिए, मतलब जो बढ़िया कोटेशन लो कोड कर रहा है उस पर होनी चाहिए, डन एट द रेट्स बेनिफिशियल टू द बैंक। तो अगर मैं बोलूँ तो डेलीगेटेड पावर के हिसाब से होनी चाहिए, वो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। और रिगार्डिंग मतलब हमने जो ब्रांच ने कंप्लाई किया है RBI की इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू बैंक रिसिप्ट, मतलब बैंक रिसिप्ट के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में सिक्योरिटीज आ जानी चाहिए इतने दिन के अंदर। मैंने BR का कॉन्सेप्ट पहले क्लासेस में समझाया था, ठीक है। और सेल और परचेज वो डन मतलब उन प्राइजेस पे किया जाए जो बेनिफिशियल है टू द बैंक, है ना। अब अपन चलते हैं डिपॉजिट्स के अंदर। तो डिपॉजिट्स के अंदर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लार्ज डिपॉजिट्स, और हमें परसेंटेज चेक करना चाहिए ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। अब हमें डिपॉजिट रिसीव्ड एंड पेड को भी ध्यान से देखना चाहिए, है ना। और हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं, है ना। तो हम जैसे कॉन्करेंट ऑडिट में नॉर्मली यही चेक करते हैं कि नए अकाउंट्स कौन कौन से ओपन हुए हैं। तो डिपॉजिट्स में नए अकाउंट्स कौन कौन से ओपन हुए, इंटरेस्ट कितना गया है, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितने डिपॉजिट्स रिसीव हुए हैं कितने डिपॉजिट्स पेड हुए। तो इन्वेस्टमेंट्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, कैश हो गया, हमारा डन, ठीक है। अब देखो एडवांसेस, ऑब्वियसली बात है हम लोन्स एंड एडवांस लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, तो हमें देखना है कि लोन्स एंड एडवांसेस जो दिया गया है वो प्रॉपर्ली सैंक्शन हुआ हो एंड इट इज़ विद इन द डेलीगेटेड अथॉरिटी। हमने फिर सिक्योरिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, ठीक है। हमें पोस्ट डिस्बर्समेंट क्या उसकी स्टॉक स्टेटमेंट, है ना, वो सब मिल रहा है। कहीं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन तो नहीं हुआ, तो लोन दिया मैंने उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन, साथ में सिक्योरिटी मिली तो वो मिल गई मुझे, ठीक है। और क्या पोस्ट डिस्बर्समेंट जो स्टॉक स्टेटमेंट मिलनी चाहिए थी क्या वो मिली है, क्या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन्स तो नहीं है, और क्या वो डाइवर्जन ऑफ फंड तो इंडिकेट नहीं करता है ना। ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर एडवांसेस में ये वैसे इन्होंने फालतू में LC और BG के भी पॉइंट डाल दिए। यहाँ पे इन्होंने बोला LC में बोला क्या LC जो इशू की गई है दैट इज विद इन द डेलीगेटेड पावर, क्या जो BG इशू करी गई है क्या वो प्रॉपरली वर्डेड एंड रिकॉर्डेड है इन द रजिस्टर ऑफ द बैंक। तो ये बेसिकली LC और BG का पॉइंट था जो कि यहाँ पे नेसेसरी नहीं था इंक्लूड करना, लेकिन इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रॉपर फॉलोअप हुआ है ऑफ द ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसकी मैंने पेमेंट कर दी थी अपने डेटर को, है ना। मतलब लेट्स सपोज A मेरे पास बिल डिस्काउंट कराने आया, ठीक है। अब मुझे पैसा लेना था B से, तो अब B मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, तो मैंने क्या उसकी ओवरड्यू, है ना, प्रॉपर फॉलोअप ऑफ द ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये मैंने एक तरीके से एडवांस हो गया ना। तो अब मुझे ये इसके लिए रिकवरी किससे लेनी है? A से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी?
ए की, है ना। तो क्लास अगर मान लो बी पैसा नहीं देता तब भी मुझे किससे लेना है, फॉलोअप किससे लेना है, ए से लेना है, ठीक है। तो क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सही से हुआ है। और अगर मान लो कोई मेरा एडवांस बेड डेट हो गया या कुछ हो गया जिसके लिए DICGC एंड ECGC ने क्लेम दिया था, मतलब इंश्योरेंस फैसिलिटी दी थी, तो मैं उनसे क्लेम करूंगा। तो अगर मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन सही हुआ। एडवांसेज में अगर आप सिंपल बोलो तो मैं आपको समझाता हूँ कि एडवांसेज में हमारा सबसे पहला पॉइंट है लोन दिया मैंने, सिक्योरिटीज ली, पोस्ट डिस्पर्समेंट, ठीक है, मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, LC और BGA पॉइंट आ गए, और ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गए। अब अपन चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज में क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि जो LC के अंदर फॉरेन बिल्स है, जो कि कितने अमाउंट के फॉरेन बिल्स है दैट आर नेगोशिएटेड अंडर दी LC, है ना। हमें इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस की देखना है कि प्रॉपरली अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई है। हमें एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करना है। तो अगर मैं बोलूँ LC के अंदर कितने फॉरेन बिल्स है उसे वेरीफाई करना है। हमें इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस को देखना है कि प्रॉपर अकाउंट हुआ है या नहीं हुआ। एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को देखना है हमें सही तरीके से अकाउंट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो नोट्स टू अकाउंट में जो हमारा बैलेंसेज है, बैलेंसेज इन द नोट्स टू अकाउंट, क्या वो विद इन द लिमिट है या नहीं है। अब देखो ओवरबोट या ओवरसोल्ड पोजीशन, जो हमने बताया था ना कि ये करेंसी हमें लेनी है, इतने बेचनी है, ठीक है। तो ओवरबोट या ओवरसोल्ड पोजीशन जो मेंटेन है, क्या वो रीजनेबल है ना, क्या वो रीजनेबल है, क्या नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस विद इन द लिमिट्स है, क्या एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ठीक कैसे हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ है, एग्जामाइन द एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब हमें देखना है कि फॉरेन बिल्स दैट आर नेगोशिएटेड अंडर LC, हमें क्या इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस को सही तरीके से अकाउंट फॉर किया है या नहीं किया है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है नोट्स टू एंड वोस्ट टू अकाउंट, उसकी रिकंसिलिएशन को भी चेक करना है, और हमें RBI और हेड ऑफिस की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना है। अब हाउस कीपिंग आइटम, हाउस कीपिंग में क्या क्या आ सकता है, हमें स्टाफ के अकाउंट्स को वेरीफाई करना है, मतलब जैसे एम्प्लॉय, ठीक है ना। और हमें देखना है कि कोई इनकम वाले अकाउंट में नॉर्मल बैलेंस क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन क्या पता डेबिट हो, वेदर डेबिट इज इन द इनकम अकाउंट हैव बीन परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। हमें डे बुक को वेरीफाई करना है, हमें रेवेन्यू लीकेज को डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना है, तो अगर मैं बोलूँ हमें स्टाफ अकाउंट्स को देखना है, हमें डेबिट एंट्रीज को देखना है इन द इनकम अकाउंट, हमें परसेंटेज चेक लाना है ऑन द इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन एंड एक्सचेंज, ठीक है, मतलब परसेंटेज, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। हमें रिकंसिलिएशन को चेक करना है, अर्ली रिकंसिलिएशन ऑफ द एंट्रीज आउटस्टैंडिंग इन द इंटर ब्रांच, लाइक एग्जांपल सस्पेंस अकाउंट, सनट्रेड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। और हमें टाइमली एडजस्टमेंट करना है ऑफ द लार्ज वैल्यू एंट्रीज। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांजेक्शन ऑफ स्टाफ अकाउंट देखना है, हमें कोई वो तो नहीं देखा है, तो हमें इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस चेक करना है। तो ये एक बार आप लर्न कर लेना, थोड़ा एरिया टफ है ये वाला, ठीक है। तो स्टाफ अकाउंट्स, डे बुक को वेरीफाई करना है, रेवेन्यू लीकेज तो नहीं है कोई, ठीक है, डेबिट्स तो नहीं है कोई इनकम अकाउंट में, है ना, और इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वो सब परसेंटेज बेसिस पे सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। और अदर आइटम्स में आप देख लेना, कुछ भी नहीं है, ब्रांच हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द गवर्नमेंट इन नेट। अदर आइटम्स में बेसिकली क्या कस्टमर्स की कंप्लेंट को सही तरीके से देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है, या फिर प्रॉपर स्टेटमेंट्स जो है वो हम सबमिट कर रहे हैं टू द RBI या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हम क्या RBI को सही तरीके से सबमिट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स, और क्या हम क्या बोलते हैं, हमारा मतलब क्या बोलते हैं, क्या हम कस्टमर्स कंप्लेंट्स को क्या हम रिजॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखो ऑडिटर्स जो अपॉइंट हो सकते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, मतलब बैंक के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो कॉन्करेंट ऑडिटर होंगे, या फिर एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ CAs भी हो सकती है। तो या तो वो बैंक्स के ओन स्टाफ भी हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी हो सकते हैं। यह हर बैंक की अपनी इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है। जो भी ओन ऑफिशियल होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो एक्सपीरियंस होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए एंड सफिशिएंटली सीनियर होने चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस भी मेंटेन होनी चाहिए। जो एक्सटर्नल ऑडिट फर्म है वो बेसिकली 1 ईयर के लिए अपॉइंट होती है, लेकिन उसका रिन्यूअल हो सकता है फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। तो एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स, मतलब टोटल 3 साल तक वो रह सकती है, ठीक है। तो और फिर ऑब्वियसली बात है, अगर एक्सटर्नल फर्म कोई भी दिक्कत करती है, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर कोई भी दिक्कत करता है ना, और तो उनकी जो अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है, एनी एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन मिलता है, तो हम उनकी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। देयर अपॉइंटमेंट्स में बी कैंसल्ड एंड द फैक्ट में बी रिपोर्टेड टू द RBI एंड ICAI। तो अगर मैं बोलूँ ओन स्टाफ भी हो सकता है या एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकते हैं। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसके लिए ब्रॉड गाइडलाइंस कौन फ्रेम करेगा, इसके लिए ब्रॉड गाइडलाइंस फ्रेम करेगा ऑडिट कमिटी ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो इसका नाम है ACB ब्रॉड गाइडलाइंस बनाएगा कि क्या क्या पेमेंट होनी चाहिए टू द एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ CAs, ठीक है। अब अपन चलते रिपोर्टिंग सिस्टम। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी फाइनेंस कॉन्करेंट ऑडिटर की है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब देखो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है ना, क्वार्टरली रिपोर्टिंग किस चीज़ की होती है,
है, क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट कंटेनिंग द की फीचर्स अब्रॉड ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी प्लेस बिफोर द ऑडिट कमेटी ऑफ द बैंक। तो जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होनी चाहिए टू द ECB, ठीक है, ये हमें जोन वाइज रिपोर्टिंग भी करनी है टू द ECB, ठीक है, एनुअल रिपोर्टिंग भी करनी है टू द ECB। मतलब अगर मैं बोलूँ 3 रिपोर्टिंग, एक क्वार्टरली रिपोर्टिंग, एक जोन वाइज रिपोर्टिंग, एक एनुअल अप्रेजल या रिपोर्ट, है ना। तो एनुअल क्वार्टरली भी करनी है, एनुअल भी करनी है, जोन वाइज रिपोर्टिंग भी करनी है हमें टू द ऑडिट कमेटी, ठीक है। और ऑडिटर को रिपोर्ट देने से पहले उसे डिस्कस करना चाहिए विद द मैनेजमेंट, ठीक है। ऑडिटर शुड डिस्कस द इंपॉर्टेंट इशूज विद द ब्रांच मैनेजर एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर्स। और अगर कोई माइनर इरेगुलरिटी है जो कि हम ECB को रिपोर्ट नहीं कर रहे तो उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। माइनर इरेगुलरिटीज आर टू बी रेक्टिफाइड, ठीक है। सीरियस इरेगुलरिटी वो तुरंत ध्यान लाना चाहिए, शुड बी रिपोर्टेड टू द हेड ऑफिसर्स। तो अगर मैं बोलूँ क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, जोन वाइज रिपोर्ट, ये तो गई ऑडिट कमेटी। अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी है तो वो हेड ऑफिस के नज़र में आनी चाहिए। अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है तो हमें 3 बंदों को बताना है, एक इंटरनल एंड इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट हेड ऑफिस, चीफ विजिलेंस ऑफिसर एंड द ब्रांच मैनेजर। तो अगर मैं बोलूँ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट हेड ऑफिस का, विजिलेंस ऑफिसर एंड द ब्रांच मैनेजर। अगर कोई फ्रॉडुलेंट आता है, अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी आती है तो हेड ऑफिस को बताना है। अगर कोई फ्रॉडुलेंट आता है तो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट हेड ऑफिस, विजिलेंस ऑफिसर एंड ब्रांच मैनेजर, तीनों को बताना है, ठीक है। और फॉलो अप एक्शन भी लेना है, जिसे हम बोलते हैं ATRs, एक्शन टेकन रिपोर्ट। बैंक ने क्या एक्शन लिया ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, तो फॉलो अप एक्शन भी देखना है ऑन द कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब अपन को बात आती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी है ना, बैंक इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी ऑफ इट्स बोर्ड, ठीक है, जिसमें कौन कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, नॉमिनीज होंगे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर RBI, ठीक है। नॉमिनीज किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी RBI। तो मैं बोलूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी RBI, चार्टर अकाउंटेंट डायरेक्टर, तो CA डायरेक्टर एंड दी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, मतलब कोई और ऑफिशियली जो डायरेक्टर, मतलब नॉन ऑफिशियल मीन्स जो बाहर वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया हमारा, नॉमिनीज ऑफ द CG एंड दी RBI, चार्टर अकाउंटेंट डायरेक्टर एंड दी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। तो इस फंड, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये डायरेक्शन देगा एंड ओवरसी करेगा दी ऑपरेशंस ऑफ द टोटल ऑडिट फंक्शन इन द बैंक। तो ये डायरेक्शन देगा एंड ओवरसी करेगा टोटल ऑपरेशंस इन द बैंक, ठीक है। तो इसे क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है, इंटरनल इंस्पेक्शन या ऑडिट फंक्शन, ठीक है, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ फॉलो अप, ठीक है। तो और इसे अपॉइंटमेंट भी करना है, रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करना है। तो रिव्यू द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर। तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट है। तो अगर ये क्या क्या चीज़ें देखेगा, ये हमारा अगर मैं बोलूँ तो ये डायरेक्शन एंड ओवरसी करेगा द टोटल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। ये रिव्यू करेगा क्या क्या, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, है ना, फिर इंटरनल इंस्पेक्शन या ऑडिट फंक्शन को भी, ठीक है। और ये हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर को भी डिसाइड करेगा, तो जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। थैंक्स अ लॉट।